हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स वॉयज वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर क्लास 12th फिज़िक्स में एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। इस बार जो हम एसी सर्किट पढ़ने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जब केवल रेजिस्टेंस था उसमें, उसके बाद में हमने पढ़ा था तब केवल इंडक्टर था। अब की बार केवल एक कैपेसिटेंस उस सर्किट में मौजूद है और हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि यह एसी सर्किट जो है वह किस तरह बिहेव करेगा। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो आपके पास में एक कैपेसिटर है और एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हमने इससे क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। अब हमें बताना है कि एक कैपेसिटर किस तरह बिहेव करेगा इस ऑल्टरनेटिंग सर्किट में। हियर वी हैव ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ओके, E equals to E naught sin omega t. So here we have alternating EMF and you know कि हम alternating EMF जो होता है उसे E equals to E naught sin omega t से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इतना आपको पता है, आगे बात करते हैं। E equals to E naught sin omega t हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो आपको पता है क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ यदि लगाया गया है तो जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ यहाँ पर मौजूद होगा इसके अकॉर्डिंग एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, उसके अकॉर्डिंग इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड अक्रॉस द एंड्स across the plates of the capacitor। सही बात है, ये इतनी बात आपको क्लियर है। अब क्या होता है कि ये जो EMF है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, डेफिनेटली ये इक्वल होना चाहिए। तो आइए हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमें मिलेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह E के इक्वल है। ठीक है ना, अप्लाइड EMF के इक्वल है। V आपको पता है कि पोटेंशियल, आपको पता है कि चार्ज जो होता है वह C इंटू वी होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू वी, हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से आपको पता है कि V जो होता है वो Q बाय C होता है, जहाँ पर Q जो है वो चार्ज है और C जो है वह कैपेसिटेंस ऑफ क्या है, कैपेसिटर है। आई बात समझ में? अच्छा, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ Q बाय C एंड दैट इज इक्वल टू E, और E क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज E। आई बात समझ में? E इज E नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं Q एंड दैट इज इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा टी। आपको चार्ज मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ध्यान से समझिएगा, हम ये सब जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि जब हम कैपेसिटर लगाते हैं तो जो ईएमएफ है और जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में उसमें क्या रिलेशन होता है। ओके, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो अब आप देखिए Q जो है C E नॉट साइन ओमेगा टी ये आया है। अब अगर मुझे करंट, ये देखिए ये जो चार्ज है, यहाँ पे मैं इसको कैपिटल Q भी लिख सकता हूँ, स्मॉल भी लिख सकता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब आपको पता है करंट जो है वह होता है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस dQ बाई dt। अर्थात जो करंट है वह निकालने के लिए आपको चार्ज को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आइए चार्ज को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। करें, आपको मिलेगा I इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ
क्यू क्या है, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई बात समझ में? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, तो हम आगे बात करते हैं। Q इज इक्वल्स टू सी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें इस पर्टिकुलर टर्म को डिफरेंशिएट करना है। आइए डिफरेंशिएट करते हैं। लेट अस ट्राई टू डिफरेंशिएट दिस। व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस, वी विल बी गेटिंग करंट I इज इक्वल टू सी ई नॉट जो है वह तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी होता है कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी, और कोफिशिएंट ऑफ टी क्या होता है, ओमेगा होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 तो अगर आपको याद होगा तो हमने दी थी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ये दोनों इक्वेशंस इसलिए लिख रहे हैं, हम ये पूरा जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पता कर सकें कि जो करंट है और जो अप्लाइड ईएमएफ है इस सर्किट में, उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब देखिए आप ज़रा ध्यान से, 1 और 2 इन दोनों को कंपेयर करने जाओगे, आपको दिखेगा यहाँ साइन ओमेगा टी है और यहाँ कॉस ओमेगा टी है। कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। अब आपको करना ये होगा कि अब हमें ये करना होगा कि हमें यहाँ इस कॉस को साइन में तब्दील कर देना होगा। वी हैव टू कन्वर्ट दिस कॉस इनटू साइन। सो लेट्स डू दैट। I इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट, और कॉस को मैं लिख दूंगा साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू ओमेगा सी ई नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। आई बात समझ में? बहुत आसान। अब आप देखिए, अगर आप इतना समझ गए हों तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को आप कंपेयर कर सकते हैं, और यदि आप कंपेयर करेंगे आपको सामने ही दिख रहा है कि ईएमएफ साइन ओमेगा टी से वेरी कर रहा है और करंट जो है साइन ओमेगा टी प्लस 90 से वेरी कर रहा है। सो वेरी इजीली यू कैन एक्चुअली फिगर आउट द डिफरेंस। करंट इज लीडिंग द ईएमएफ, करंट जो है वह ईएमएफ को लीड कर रहा है। करंट इज लीडिंग द ईएमएफ, दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस। यही अंतर है। आई बात समझ में? तो यहाँ जो करंट है वह क्या कर रहा है, वह ईएमएफ को लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, इसके अलावा अब हम और क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा समझिएगा। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ग्राफिकली, हम इसको बता सकते हैं, जो कि हम डेफिनेटली करेंगे ही। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में देखिए यहाँ ओमेगा सी मल्टीप्लाई में ई नॉट, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा सी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 1 अपॉन ओमेगा सी ऊपर चले जाएगा, यहाँ ओमेगा सी आ जाएगा। सही है, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। तो ये ओमेगा सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजीली वी कैन डू दैट। अब ये 1 अपॉन ओमेगा सी जो है ना बच्चों, इस 1 अपॉन ओमेगा सी को, अच्छा मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए था, आप अगर ये स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं अब लिख दूं इसके आगे। ठीक है, अब देखिए आप, इस 1 अपॉन ओमेगा सी को मैं लिख रहा हूं एक्स सी। क्या लिख रहा हूं? एक्स सी। एक्स सी इज कॉल्ड, इट इज
सी एक्सएल, व्हाट डू वी कॉल एक्सएल? वी कॉल्ड इट इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला था हमने उसे? हमने उसे कहा था इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद है कि भूल गए? इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब यहां पर है हमारे पास में एक्ससी। एक्ससी इज कॉल्ड कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटेटिव क्योंकि ये कैपेसिटेंस के कारण है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। और एक्ससी है 1/ω/c के इक्वल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू E0 अपॉन XC साइन 90 प्लस ω/t। आई बात समझ में? साइन 90 प्लस ω/t एंड दिस इज व्हाट इज द करंट। नाउ E0 अपॉन XC जो है, आपको पता है XC जो है वो बेसिकली रेजिस्टेंस जैसा ही काम करेगा, मतलब अपोज करेगा करंट में चेंज का, करंट के फ्लो का। तो EMF जो EMF डिवाइडेड बाय XC यानी रेजिस्टेंस, वो आपको देगा करंट। लेट इट बी I0, है ना? किसके डायमेंशन होंगे? वो करंट के होंगे। लेट इट बी I0। तो आप यहाँ E0 बाय XC जो है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ω/t प्लस π/2। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप अगर कंपेयर कर ही रहे हैं तो आप कर लीजिए। अच्छा, यहाँ से करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये बहुत कुछ एक जैसी इक्वेशन दिखेंगी। इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए और इन दोनों को कंपेयर कीजिए। बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि जो करंट और EMF है, इसमें करंट जो है वो लीड कर रहा है EMF को। करंट इज लीडिंग दी EMF। बहुत अच्छी बात है। XC और XL के बारे में थोड़ी सी बात हम आगे भी करेंगे, अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं, आप ज़रा ध्यान से समझिएगा कि ये करंट लीड कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं, इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। इस एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद में इन एक्सप्रेशंस पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। ω/t प्लस π/2 इक्वेशन 2। चलिए, तो अब इक्वेशन 3, सॉरी। अब इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा एनालाइज भी करना है हमें, वो हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है कि करंट लीड कर रहा है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने ये एक्सिस डिफाइन कर दिए। ठीक, और अब EMF तो E इक्वल्स टू E0 साइन ω/t है, तो हमें इस तरह से बनाना ही है उसे। ठीक है, इस तरह से हमें उसे डिफाइन करना है। तो ये हमने EMF ड्रॉ कर दिया, E इक्वल्स टू E0 साइन ω/t। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ इस एक्सिस पर हम EMF एंड करंट ये दोनों ड्रॉ करेंगे। और ये जो है यहाँ, ये जो है यह है E0। क्या है यह? E0। दिस इज E0। क्लियर है इतना? अब आगे बात करते हैं हम। देखिए आगे, देखिए अब करंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो है वह EMF से क्या कर रहा है, वह EMF को लीड कर रहा है 90 डिग्री एंगल से, 90 डिग्री एंगल से लीड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यूज़ EMF 90 डिग्री के बाद लेगा, उन वैल्यूज़ को करंट अभी लेने लग गया है। वैल्यूज़ मतलब साइन की वैल्यू -1 से +1 ही चलती है, आपको पता है। तो यहाँ आपको ज़रा ध्यान से समझना है। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस पर्टिकुलर एंगल ω/t पर बात कर रहा हूँ, अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, एट दिस एंगल व्हेन ω/t इज 0, तो EMF तो 0 है इस समय।
लेकिन करंट इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर एंगल पर करंट मैक्सिमम होगा, यानी कि वह वैल्यू लेगा जो कि ईएमएफ ने इस समय ली है। ईएमएफ ने जो वैल्यू 90 डिग्री पे ली होगी वह करंट अब लेगा। समझ गए आप? इसी का मतलब है लीडिंग, मतलब आगे चल रहा है। तो ईएमएफ 90 डिग्री पे क्या है? ईएमएफ 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू लेके चल रहा है, तो करंट जो है 90 डिग्री पे मैक्सिमम रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर अब देखिए, हम π/2 पे बात करें तो करंट जो है π/2 पे वह वैल्यू लेगा जो ईएमएफ ने यहाँ ली हुई है। तो यहाँ पर ईएमएफ 0 होता है, मतलब करंट जो है वो 0 हो जाएगा π/2 पे। तो ये जो है ये इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए π/2 मैं इधर कर देता हूँ। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पाई पर जो है ये वैल्यू 0 थी ईएमएफ की जो करंट ने ले ली। अब इस वाले एंगल पर 3π/2 पर क्या होता है? 3π/2 पर जो है, जो वैल्यू ईएमएफ लेगा वो नेगेटिव है ना, ये वाली वैल्यू है, -E0 है। समझ रहे हैं आप? ये -E0 है। तो यह वैल्यू जो है वह करंट यहीं ले लेगा, पाई पे ही ले लेगा। इसका मतलब है कि करंट जो है वह यहीं पर इस एंगल पर ही क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यहीं पर अपनी नेगेटिव वैल्यू को अचीव कर लेगा। समझ गए ना? मतलब ये अहेड जा रहा है उसके, और फिर ये पाई, ये हो गया 2π, और ये करंट जो है वो यहीं पर अचीव कर लेगा और फाइनली ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि करंट, अच्छा देखिए मैंने डेलिबरेटली करंट का जो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू बताई है I0, ये वाली, यह इससे छोटी बनाई है ईएमएफ से, है ना, और कारण क्योंकि डिवाइडेड बाय XC होगा इसलिए मैंने इसको छोटा बनाया, ठीक है। अब वो XC की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, अगर XC ग्रेटर देन 1 है और XC लेस देन 1 है तो वो अंतर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि करंट जो है वह π/2 एंगल से लीड कर रहा है। इसको हम एक रोटेटिंग वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम फेजर कहते हैं। आइए वो भी समझ लेते हैं। तो फेजर के लिए आप दो एक्सिस बनाते हैं, ये y वाली है, इनफैक्ट y एक्सिस जैसा कुछ नहीं होता है इसमें, और ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई है हमने, ठीक है। और अब हमें पहले EMF बनाना है ω/t एंगल वाला। तो ये देखिए EMF मैंने बना दिया यहाँ, ω/t एंगल पर मैंने EMF बना दिया, ठीक है। ये ω/t एंगल पर EMF बन गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस एट ω/t एंगल, ये EMF बन गया। अब जो है इससे 90 डिग्री अहेड करंट बनेगा, और अहेड के लिए आपको क्या करना होता है? इस तरफ लेना होता है, सही है ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से 90 डिग्री पर आपको ले जाना है, यहाँ से 90 डिग्री पर आपको ले जाना है। तो ये जो है 90 डिग्री पर मैं ले गया, किसकी रिस्पेक्ट में 90 डिग्री है? इससे 90 डिग्री एंगल पर है ये, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये I0 है, और ये जो वैल्यू है यह वैल्यू E0 है। आई बात समझ में? और ऑब्वियसली करंट जो है वो ω/t प्लस π/2 आपको दिखाई दे रहा होगा। करंट का जो एरो है, जो फेज़र है, उसकी लेंथ कम है और इसकी जो लेंथ है EMF की वह ज़्यादा है। और ऑब्वियस है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। आई होप कि यह सारा जो मैंने डिस्कस किया यह आपको समझ में आया होगा। लास्ट में मैं डिस्कस कर लूँगा अब XL और XC का इम्पोर्टेंस क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में अब मैं चर्चा करूँगा। अब देखिए, जैसा मैं आपसे बात कर रहा था XL और XC के बारे में, हमने जब XL लिखा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो वह था ω/L, मतलब वह है ω/L। यह ओमेगा जो है यह होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू। ओमेगा क्या होता है?
2 पाई न्यू होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा इज 2 पाई न्यू। अब अगर मैं बात करता हूं डीसी की, डायरेक्ट करंट, ओके, और अगर हम डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट डीसी है अगर, ओके, इफ इट इज कांस्टेंट डीसी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट डीसी, तो याद रखिए कांस्टेंट डीसी के केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वह क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी अगर जीरो हो गई तो ओमेगा भी जीरो हो जाएगा, और अगर ओमेगा जीरो हो गया तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आपने अभी हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था करंट का, वो क्या लिखा था, I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सएल, और एक्सएल था ओमेगा एल। ओमेगा जीरो हो गया या एक्सएल जीरो हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा इन्फिनिट, ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है, करंट इन्फिनिट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब यह है कि कांस्टेंट डीसी अगर हम ले रहे हैं और उस पर अगर हम इंडक्टर लगाते हैं तो कांस्टेंट डीसी के लिए इंडक्टर जो है वह कैसा व्यवहार करेगा, कैसा बिहेव करेगा, वह बिहेव करेगा एक आइडियल कंडक्टर की तरह। इसीलिए आपको याद होगा कि ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट करते समय उसको कॉइल्ड कर देते हैं, कॉइल्ड कर देते हैं तो उसका सबसे बढ़िया, देखिए यहाँ पर वो इंडक्टेंस उसका ज़ीरो हो गया कांस्टेंट डीसी के लिए, तो एक आइडियल कंडक्टर हो गया, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा ही नहीं, समझ गए, इसलिए ऐसा किया जाता है। आई बात समझ में। तो ये बात हो गई एक्सएल की, जब हम कांस्टेंट डीसी में लगाते हैं। अच्छा, अगर एसी में लगाते तो क्या होता, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी है वो अगर बढ़ रही है मान लीजिए, तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल भी बढ़ेगा, और अगर एक्सएल बढ़ेगा ऑब्वियसली जो करंट है वह कम हो जाएगा, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट की बात होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सएल जो है वह भी कम हो जाएगा, और इस एक्सप्रेशन से अगर एक्सएल कम है तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, करंट जो है वह इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप ये बिहेवियर समझ सकते हैं किसी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में जब हम इंडक्टर लगा रहे हैं, या अगर कांस्टेंट डीसी है तो उसका क्या महत्व है। अब बात करते हैं कैपेसिटर की, ठीक है, ये तो हो गई इंडक्टर की बात। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। तो ध्यान से देखिएगा कि कैपेसिटर अगर होता है लगा तो क्या होता है। अगर कैपेसिटर लगा हुआ है, इफ़ कैपेसिटर इज देयर, तो आपको पता है कैपेसिटर जो है वह XC होता है, कैपेसिटेंस कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस जो है वह XC होता है, और वह होता है 1/ωc के, ठीक है, XC इज 1/ωc, और ओमेगा जो है वह 2 पाई न्यू होता है, ठीक है, और यहाँ रख देंगे तो XC जो है वह हो जाएगा 1/2 पाई न्यू सी। आई बात समझ में, 1/2 पाई न्यू सी। अब आप देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट, अगर हम कांस्टेंट डीसी ले लें, चलिए अब पहले लेते हैं कांस्टेंट डीसी। अगर कांस्टेंट डीसी ले रहे हैं, ठीक है, अगर कांस्टेंट डीसी ले रहे हैं तो कांस्टेंट डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना होती है, कांस्टेंट डीसी एक जैसा रहता है, फ्रीक्वेंसी जीरो। फ्रीक्वेंसी यदि जीरो है तो एक्सी क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा इन्फिनिट। एक्सी अगर इन्फिनिट हो गया, एक्सी अगर इन्फिनिट हो गया, आपने पढ़ा है करंट का एक्सप्रेशन क्या था, करंट का एक्सप्रेशन था E0/XC। तो एक्सी अगर इन्फिनिट हो गया तो करंट जो है वो टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इन्फिनिट कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस के लिए करंट जो है वह ज़ीरो हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि कांस्टेंट डीसी के केस में, इन केस ऑफ कांस्टेंट डीसी, जो कैपेसिटेंस है वह
डीसी को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटेंस ब्लॉक्स द डीसी कंप्लीटली, इट ब्लॉक्स द डीसी कंप्लीटली, ठीक है। और इसलिए डीसी सर्किट में अगर आपको सर्किट को रोकना है, करंट को रोकना है, तो आप क्या लगा सकते हैं, कैपेसिटेंस। अच्छा, अगर एसी सर्किट है तो एसी सर्किट के केस में, ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में आप देखिए सी जो है अगर वो बढ़ाएंगे, अगर आप सी बढ़ाएंगे तो एक्सी क्या हो जाएगा, कम, तो नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी डिक्रीज हो जाएगा। एक्सी अगर डिक्रीज हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, एक्सी अगर डिक्रीज हो गया तो करंट जो है वह बढ़ जाएगा। और इसका वाइस वर्सा भी होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सी, फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो एक्सी बढ़ जाए, फ्रीक्वेंसी यदि कम है तो फ्रीक्वेंसी कम होने पे एक्सी बढ़ जाएगा, एक्सी अगर बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा, है ना। इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके ऑल्टरनेटिंग करंट की करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। यह इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। आई होप कि जो हमने अभी तक डिस्कस किया यह सब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।